नमस्कार, मेरा नाम है चेतन चौधरी। जैसा कि आप जानते हैं कि हम स्पेशल एजुकेशन के सिलेबस को कवर कर रहे हैं और उसी दिशा में हमने सिलेबस के काफ़ी सारे पार्ट को कवर कर लिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ से शुरू करें तो हमने डेफिनेशन ऑफ एम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप से और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तक अपना पार्ट पूरा कर लिया है। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस यानी बुद्धि। तो बुद्धि के अंदर हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन। कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन पढ़ेंगे। मेंटल एज एंड इंटेलिजेंट क्वेश्चन किसे कहते हैं, इस बारे में चर्चा करेंगे। टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और इम्पोर्टेंस ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट इन एजुकेशन, इन चीज़ों पे चर्चा करेंगे। तो एक्चुअली में देखा जाए तो कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो बुद्धि यानी इंटेलिजेंस ऐसा टॉपिक है जिसकी कोई स्पेसिफिक आपको डेफिनेशन नहीं मिलेगी कि इसको बुद्धि कहते हैं, क्योंकि बुद्धि का मतलब ही क्रिएटिविटी यानी कि एक ओपन एंडेड क्वेश्चन हो जाता है। जब बुद्धि की बात आती है तो बात आती है कि कोई ऐसी परिभाषा नहीं है कि जो बुद्धि को डिफाइन कर सके, ठीक है। फिर भी तमाम मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने लेवल पे बुद्धि को डिफाइन करने की कोशिश की है। और जब बुद्धि की बात आती है तो उसको सामान्य शब्दों में समझा जा सकता है कि बुद्धिमत्ता का तात्पर्य अनुभव से सीखने, नई परिस्थितियों के अनुसार ढलने, अमूर्त विचारों को समझने और पर्यावरण को नियंत्रित करने के लिए ज्ञान का उपयोग करने की क्षमता से है। दूसरी चीज, यह तर्क करने, समस्या सुलझाने, योजना बनाने, अमूर्त सोचने और जटिल विचारों को समझाने की योग्यता को सम्मिलित करती है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि जैसे कोई अनुभव आपको सीख देता है तो बुद्धिमत्ता का तात्पर्य अनुभव से सीखने, नई परिस्थितियों के अनुसार ढलने, अमूर्त विचारों को समझने और पर्यावरण को नियंत्रित करने के लिए ज्ञान का उपयोग करने की क्षमता से है। दूसरे शब्दों में हम कहें कि यह तर्क करने, समस्या सुलझाने, योजना बनाने, अमूर्त सोचने और जटिल विचारों को समझने की योग्यता को सम्मिलित करती है। तो यहाँ से हम बात कर रहे हैं बुद्धि की। जब बुद्धि लब्धि की बात करेंगे तो हम वहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ डेफिनेशन भी है, कॉन्सेप्ट भी है और बुद्धि लब्धि यानी IQ का हम फॉर्मूला भी देखेंगे। बुद्धिमत्ता की परिभाषाएं, जैसे कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अल्फ्रेड बिने ने 1905 में कहा था कि बुद्धिमत्ता अच्छे से निर्णय लेने, समझने और तर्क करने की क्षमता है। डेविड वेसलन ने 1944 में कहा था कि बुद्धिमत्ता व्यक्ति की वह समग्र क्षमता है जिससे वह उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है, तार्किक रूप से सोचता है और पर्यावरण से प्रभावी ढंग से निपटता है। वहीं आगे देखें तो जीन पियाजे ने कहा, बुद्धिमत्ता वही है जिसका उपयोग आप तब करते हैं जब आपको नहीं पता होता कि क्या करना है। गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के अनुसार हम देखें तो बुद्धिमत्ता एकल योग्यता नहीं है, बल्कि यह कई प्रकार की बुद्धियों का समुच्चय है, जैसे कि भाषिक, तार्किक, गणितीय, संगीतमय, शारीरिक गतिविधि युक्त, स्थानिक, सामाजिक, आत्मविमर्शात्मक और प्राकृतिक बुद्धि। तो हार्वर्ड गार्डनर की जब थ्योरी पढ़ेंगे तो एक एक करके इन सारी जो मल्टीपल इंटेलिजेंस हैं इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि बुद्धिमत्ता को अगर देखा जाए तो किसी एक मनोवैज्ञानिक की परिभाषा लेकर हम यह कह दें कि इसको बुद्धि कहते हैं तो वो एक प्रकार से ठीक ही नहीं होगा, क्योंकि किसी भी मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि को एक तरीके से शब्दों में डिफाइन नहीं किया है, बल्कि एक तरीके से बुद्धि के ऊपर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। कुछ स्टेटमेंट जैसे अल्फ्रेड बिने का अभी मैंने जिक्र किया, अल्फ्रेड बिने के अलावा कुछ और मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने कहा है बुद्धि के बारे में, जैसे कि एक वैज्ञानिक है टर्मन, ठीक है, उनके बारे में भी आगे पढ़ने वाले हैं हम। तो उन्होंने कहा कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। बर्किंगम है एक, उन्होंने कहा कि सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। स्टर्न के अनुसार बुद्धि जीवन की नवीन समस्याओं के समायोजन की सामान्य योग्यता है। और स्पीयरमैन ने बुद्धि को औचित्यपूर्ण चिंतन कहा है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं और ये टॉपिक काफ़ी लंबा होने वाला है। तो आगे बात करें तो नेचर ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता की प्रकृति।
तो बुद्धिमत्ता की प्रकृति की बात करें तो यह आनुवंशिक भी होती है और पर्यावरण से भी प्रभावित होती है। जैसा कि मैंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को पढ़ाने के दौरान आपको बताया था कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ये दोनों ही जब आपस में क्रिया करते हैं, यानी कि दोनों ही एक तरीके से प्रभाव डालते हैं एक साथ, तो बच्चे का विकास होता है। अब बुद्धि के परिप्रेक्ष्य में हम अगर इस बात को करें तो बुद्धि भी जब डिसाइड होती है तो वो आपकी हेरिडिटरी यानी कि माता पिता से आनुवंशिक रूप से भी ट्रांसफर होती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एक तरीके से बुद्धि का लेवल जो होता है वो आनुवंशिक रूप से भी डिसाइड होता है। और जब बच्चा धीरे धीरे पर्यावरण के साथ अनुक्रिया करता है, पर्यावरण से, घर से, समाज से सीखता है, तो उस समय बच्चे के अनुभवों के तौर पे जो नए नए अनुभव जुड़ते हैं तो वो भी बुद्धि को प्रभावित करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यह आनुवंशिक भी होती है और पर्यावरण से भी प्रभावित होती है। इसे आईक्यू परीक्षणों के माध्यम से मापा जा सकता है। आईक्यू परीक्षण जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट कई प्रकार के हैं, उसके बारे में हम आगे के टॉपिक्स में पढ़ने वाले हैं। तीसरी चीज, यह शिक्षा और अनुभव के साथ समय के साथ विकसित हो सकती है। शिक्षा और अनुभव के साथ समय के साथ विकसित हो सकती है। यहाँ हम बुद्धि की बात कर रहे हैं, ठीक है, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। जब बुद्धि की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि यह शिक्षा और अनुभव के साथ समय के साथ विकसित हो सकती है। लेकिन वहीं हम बुद्धि लब्धि की बात करेंगे यानी कि आईक्यू की बात करेंगे तो आईक्यू आपका स्टेबल रहता है जन्म से लेके, और जब तक आपका जो ब्रेन है वो पूर्ण एक तरीके से स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में 16 साल तक आता है, तब तक जो आईक्यू का लेवल है वो आपका सेम ही रहता है, ठीक है। इसके बाद हम देखें तो हम यहाँ पर अगर बात करें इंटेलिजेंस की तो एनआईओस की कुछ जो चीज़ें हैं उनको पढ़ के देख लेते हैं ताकि एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों को हम अच्छे से समझ सकें। तो यहाँ पे मैंने एक तरीके से शॉर्ट में यहाँ पे लिखा है, उसके बाद हम जो डिटेल नोट्स हैं उसको देखेंगे। तो यहाँ इस पार्ट को पढ़ने के बाद हम बुद्धि की संकल्पना समझ सकते हैं, परिभाषा को समझ सकते हैं, बुद्धिमत्ता के सिद्धांतों पे चर्चा करेंगे और भावनात्मक बुद्धिमत्ता की व्याख्या करेंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस कौन सी होती है, और तमाम प्रकार के इंटेलिजेंस की भी चर्चा करेंगे, रचनात्मकता और बुद्धिमत्ता के संबंध का परीक्षण, ठीक है। तो इसमें हम ये पढ़ने वाले हैं। तो एनआईओएस के जो नोट्स हैं उनके अनुसार बुद्धिमत्ता की संकल्पना में यही है कि बुद्धिमत्ता तर्कसंगत रूप से सोचने, समस्याओं को हल करने, वातावरण के अनुसार ढलने और अनुभव से सीखने की क्षमता है। बिने की जो मैंने अभी आपको बताई थी डेफिनेशन, बिने के शब्दों में हम कह सकते हैं कि अच्छा निर्णय लेने, समझने और तर्क करने की क्षमता को बुद्धि कहते हैं। वेस्लर के अनुसार उद्देश्यपूर्ण कार्य, तार्किक सोच और वातावरण से प्रभावी रूप से निपटना। इसको अब डिटेल नोट्स में अगर देखें हम, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, तो डिफरेंट ऑथर्स हैव डिफाइंड इंटेलिजेंस इन सेवरल वेज। अल्फ्रेड बिने वाज वन ऑफ द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट हु कंसेप्चुअलाइज्ड इंटेलिजेंस। अभी आपने पढ़ा कि विलियम स्टर्न ने 1912 में आईक्यू का फॉर्मूला दिया था, ठीक है। लेकिन आईक्यू का फॉर्मूला क्या है आप एक बार और देख लीजिए, हम डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं इसको, MA/CA × 100, ठीक है, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज × 100। तो ये जो मेंटल एज की यहाँ पे बात हो रही है, इसके बारे में सर्वप्रथम बात की थी अल्फ्रेड बिने ने, और वो की थी 1905 में, ठीक है। तो जहाँ पे आए कि मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया, मेंटल एज का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो वहाँ पर आप बिने को ही आंसर मानेंगे, ठीक है, अल्फ्रेड बिने को। और जहाँ पर आए कि जो इंटेलिजेंस क्वोशेंट आईक्यू का कॉन्सेप्ट किसने दिया, बुद्धि लब्धि का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो वहाँ पर आप विलियम स्टर्न को सही उत्तर मानेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है, हम इसको आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो विलियम स्टर्न ने 1912 में आईक्यू का फॉर्मूला दिया था, या कहते हैं हम कॉन्सेप्ट दिया था, और 1905 में मानसिक आयु की बात किसने की थी, बिने ने सर्वप्रथम बात की थी। तो अल्फ्रेड बिने वाज वन ऑफ द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट हु कंसेप्चुअलाइज्ड इंटेलिजेंस। ही डिफाइंड इंटेलिजेंस एज द एबिलिटी टू जज वेल, अंडरस्टैंड वेल एंड रीजन वेल। वेस्लर हुज इंटेलिजेंस टेस्ट आर मोस्ट वाइडली यूज्ड, जिसके इंटेलिजेंस सबसे ज़्यादा यूज होते हैं उसका नाम है डेविड वेस्लर, ठीक है। तो अंडरस्टैंड इंटेलिजेंस इन टर्म्स ऑफ इट्स फंक्शनलिटी, एग्जाम्पल इट्स वैल्यू फॉर अडेप्टेशन टू द एनवायरनमेंट। He defined it as the global and aggregate capacity of an individual to think rationally, act purposefully, and deal effectively with his environment.
इसके बारे में अभी अभी हमने हिंदी में पढ़ चुके हैं। अदर्स लाइक गार्डनर एंड स्टर्बन हैव अंडरस्टूड इंटेलिजेंस इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल, इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा हम पढ़ी चुके हैं, गार्डनर और स्टर्न के बारे में, और डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। तो IQ यानी इंटेलिजेंस क्वोशेंट की बात जो मैंने की थी, तो उसका फॉर्मूला ये काफ़ी सारे एग्जाम्स में आता है, MA/CA × 100। तो इसको आप मेमोराइज कर लीजिए या फिर लिख लीजिए, ठीक है। द पर्पज ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज द अवॉइडेंस ऑफ डेसिमल पॉइंट व्हेन MA इज इक्वल टू CA। जब आपकी मेंटल एज आपकी क्रोनोलॉजिकल एज के बराबर होती है, ठीक है, तो आपका IQ 100 होता है। तो जो फॉर्मूला ये यहाँ पे दिया हुआ है MA/CA × 100, तो आप ये मान के चलिए आपकी मेंटल एज मान लीजिए 12 है और क्रोनोलॉजिकल एज भी 12 है, ठीक है। किसी बच्चे की मेंटल एज, मानसिक आयु 12 है और क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि वास्तविक आयु भी 12 है, तो उसका हम कहेंगे कि इसका IQ 100 है। तो आगे पढ़ें। तो एक्सट्रीम्स ऑफ इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि के दो छोर हम कहें, तो छोरों की बात जब होती है, दो छोर की बात जब होती है, तो एक तो हम बात करते हैं कि मान लीजिए ये लाइन है, इसका ये लाइन है, ठीक है, जो खड़ी हुई लाइन है, ये लाइन है, इसका जो ऊपर वाला पार्ट है ये ऊपरी छोर हुआ और ये नीचे वाला छोर हुआ। तो हम इंटेलिजेंस के छोरों की बात करें, एक्सट्रीम्स की बात करें, तो यहाँ पे हम जो IQ है आपका उसके बात करेंगे, और IQ में बात करेंगे कि जो जनरल आपका IQ होता है उससे नीचे रहने वाले बच्चों की भी बात करेंगे, और जो जनरल यानी सामान्य से ऊपर होता है तो उन बच्चों की बात करेंगे, उनको क्या कहते हैं, और डिफरेंट IQ रेंजेस में उनको डिवाइड किया गया है। तो एक्सट्रीम्स ऑफ इंटेलिजेंस की बात करें तो इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी की बात करते हैं पहले, ठीक है, बौद्धिक कमी की बात करते हैं। तो बौद्धिक कमी के बारे में एक डेफिनेशन जो हमारे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में बहुत ज़्यादा फेमस होती है, और एक ये संस्था है द अमेरिकन एसोसिएशन इन मेंटल डेफिशिएंसी, AAMD, views intellectual disability as significantly sub-average general intellectual functioning existing concurrently with deficit in adaptive behavior। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये कुछ डिफरेंट लेवल्स और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है उनको जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे लेवल्स की बात आती है, तो हम कहेंगे कि 70 से नीचे वाला, मान लीजिए किसी बच्चे का IQ 70 है और उससे नीचे वाला जो बच्चा है उसको हम इंटेलेक्चुअली डिसेबिलिटी में लेके आ सकते हैं, ठीक है, 70 से नीचे वाला, ठीक है। तो कैसे लेके आएंगे, एक लेवल आप मान के चलिए किसी बच्चे का जो है 50 से 70 के बीच में IQ है, तो हम उसको कहेंगे माइल्ड, ठीक है, माइल्ड लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। एक मिनट ये ऊपर कर लेता हूँ, माइल्ड लेवल ऑफ, अरे यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा है, एक मिनट मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो 70 से नीचे का हम क्या कहेंगे, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो जिनका IQ लेवल 50 से 70 के बीच में है, ठीक है, या हम कहें 51 से 70 के बीच में है, तो वहाँ पे माइल्ड लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात होती है, ठीक है। जिनका IQ लेवल 35 to 50, तो इनको कहेंगे हम मॉडरेट। इनकी फंक्शनिंग भी जानेंगे कि माइल्ड बच्चा क्या करता है, मॉडरेट बच्चा क्या करता है, कैसे इसके बिहेवियर होते हैं, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। 20 to 35 की अगर हम बात करेंगे, 20 to 35, तो ये जो IQ रेंज है ये सीवियर बच्चे की होती है, ठीक है। और 20 से नीचे की अगर हम बात करेंगे, 0 to 20, तो ये जो IQ लेवल है ये प्रोफाउंड लेवल होता है। अब मैंने इंग्लिश में आपको बता दिया, हिंदी में हम अभी डिटेल में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रोफाउंड लेवल होता है
PROFOUND, यहाँ पे राइटिंग और ये दोनों ही आप ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे लिखने में थोड़ी परेशानी हो रही है। तो ये लेवल होते हैं आपका 50 से 70 माइल्ड लेवल। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात कर रहा हूँ मैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक क्लास में ये नहीं पढ़ा होगा तो फिर यहाँ पे पढ़ लीजिए, क्योंकि ये ही है जो आपका आधार है, बेस है। जब आप इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पढ़ते हैं तो फिर यहाँ से ही शुरुआत होती है, ठीक है। तो 50 से 70 जो IQ लेवल होता है वो माइल्ड लेवल बच्चे को होता है, और 35 to 50 जो IQ लेवल होता है वो मॉडरेट लेवल बच्चे का होता है, और 20 to 35 जो IQ लेवल होता है वो सीवियर बच्चे का होता है, और 20 से नीचे यानी कि 0 to 20 वो प्रोफाउंड लेवल बच्चे का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो द डिफरेंट लेवल्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज आर माइल्ड IQ इज 55 to अप्रोक्सीमेटली 70। यहाँ पे 55 दिया गया है, हो सकता है ये गलती हो, लेकिन असल में 50 से 70 के बीच में हम मान सकते हैं, ठीक है। मॉडरेट जो लेवल होता है वो 35 to 40 दिया गया है यहाँ पे, तो लेकिन हम मान सकते हैं कि 35 to 50, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं दिया गया है, लेकिन हमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के स्टूडेंट्स हैं तो हमें एग्जैक्टली पढ़ना है। जैसे यहाँ पे दिया गया IQ इज 35 to 40 to अप्रोक्सीमेटली 50-55, नहीं अप्रोक्सीमेटली हम कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 35 to 50 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मॉडरेट लेवल का IQ रेंज होता है, ठीक है। सीवियर की बात आती है तो 20-25 टू अप्रोक्सीमेटली 35-40 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम 35-40 को न देख के हम देखेंगे 20 to 35 जो होता है वो सीवियर लेवल का IQ लेवल होता है, और 0 to 20 जो होता है वो प्रोफाउंड लेवल का IQ लेवल होता है। Although the development of people with mild disability is typically slower than that of their peers, जो mild लेवल के जो बच्चे होते हैं 50 to 70 IQ रेंज वाले, उनका जो डेवलपमेंट होता है वो अपने पीयर ग्रुप यानी कि सहपाठियों की तुलना में स्लो होता है, बट दे कैन फंक्शन क्वाइट इंडिपेंडेंटली, वो स्वतंत्रता से काम कर सकते हैं, एंड होल्ड जॉब्स एंड फैमिलीज, जॉब भी कर सकते हैं एंड फैमिलीज में भी शामिल हो सकते हैं, ठीक है। जॉब्स एंड फैमिलीज एंड होल्ड जॉब्स एंड फैमिलीज। एज द लेवल ऑफ डिसेबिलिटी इंक्रीज, जैसे जैसे दिव्यांगता का स्तर बढ़ता है, द डिफिकल्टीज आर स्ट्रांगली मार्क्ड, जो बच्चे की डिफिकल्टीज होती हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। पीपल विद मॉडरेट डिसेबिलिटीज लैग बिहाइंड देयर पीयर्स इन लैंग्वेज एंड मोटर स्किल्स, जो मॉडरेट लेवल डिसेबिलिटीज होती है आपकी 35 to 50 जिसका IQ लेवल होता है, जो ये बच्चे होते हैं वो अपने सहपाठियों से लैंग्वेज एंड मोटर स्किल्स यानी कि भाषा की जो कौशल होते हैं, भाषा बोलने के, भाषा समझने के, एंड मोटर स्किल्स यानी कि गामक कौशल, गामक कहते हैं हम चलने फिरने के या फिर कोई काम करने के, तो वो कहते हैं गामक कौशल, जिनमें हाथ और पैरों का यूज होता है। तो जो अपने सहपाठियों की तुलना में ये बच्चा बहुत ही पीछे होता है, एक तरीके से हम कहें तो मॉडरेट लेवल वाला। अब बहुत पीछे की बात आएगी तो जैसे जैसे डिसेबिलिटी का लेवल बढ़ता जाएगा बच्चा उतना ही पीछे माना जाएगा। जैसे सीवियर का लेवल 20 to 35 है तो ये बच्चा और ज़्यादा पीछे होता है। आगे हम पढ़ें, दे कैन बी ट्रेंड इन सेल्फ केयर स्किल्स, जो मॉडरेट लेवल वाला बच्चा होता है ये ट्रेंड किया जा सकता है सेल्फ केयर स्किल्स में, यानी कि स्वयं की देखभाल की स्किल्स में। तो मॉडरेट के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आप ये चीज़ ध्यान कर लीजिए, मॉडरेट मतलब ट्रेनेबल हम कह सकते हैं, ठीक है। मॉडरेट मतलब ट्रेनेबल कह सकते हैं हम, जिस बच्चे को ट्रेन किया जा सकता है, किसमें, सेल्फ केयर स्किल्स में, ठीक है। दे कैन बी ट्रेंड इन सेल्फ केयर स्किल्स एंड सिंपल सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, जो सोशल सामाजिक और संप्रेषण की जो स्किल्स होती हैं उनमें भी ट्रेंड किया जा सकता है। दे नीड टू हैव ए मॉडरेट डिग्री ऑफ सुपरविजन इन एवरीडे टास्क, जो मॉडरेट डिग्री ऑफ सुपरविजन होती है वो एवरीडे टास्क में देखनी पड़ती है। इंडिविजुअल विद प्रोफाउंड एंड सीवियर डिसेबिलिटीज आर इनकेपेबल ऑफ मैनेजिंग लाइफ एंड नीड कंस्टेंट केयर ऑफ देयर इंटायर लिव्स। बात अब आ रही है आपकी प्रोफाउंड एंड सीवियर डिसेबिलिटी की, ठीक है। तो जो प्रोफाउंड यानी कि 0 से 20 वाले जो बच्चे होते हैं, 0 से 20 वाले जो बच्चे होते हैं, और 20 to 35 वाले जो बच्चे होते हैं, इसके बारे में और डिटेल पढ़ेंगे। मैंने बताया आपको ये NIOS को नोट्स हैं जो कि आपका एक तरीके से कह सकते हैं कि जनरल बच्चों के लिए डिसाइड होते हैं, ये वाली जो PDF की बात कर रहा हूँ। लेकिन हमें एज ए इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी स्टूडेंट या फिर एज ए एनी डिसेबिलिटी स्टूडेंट्स, जब हम ट्रेनी की बात कर रहे हैं
ट्रेनी जो हैं वो किसी भी फील्ड के हों स्पेशल एजुकेशन के, उनको ये चीज़ें बहुत डिटेल्ड में पढ़नी है और डिटेल्ड में हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि आज का टॉपिक इंटेलिजेंस है तो इसके बारे में थोड़ा सा एक तरीके से गो थ्रू हो जाते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल विद प्रोफाउंड एंड सीवियर डिसेबिलिटीज आर इनकेपेबल ऑफ मैनेजिंग लाइफ। जो सीवियर एंड प्रोफाउंड डिसेबिलिटीज वाले होते हैं ये अपनी लाइफ को मैनेजेबल बनने में इनकेपेबल, यहाँ पे एक शब्द दिया गया हुआ है इनकेपेबल, यानी कि पूरी तरीके से असमर्थ होते हैं, पूरी तरीके से हम कहें कि असक्षमता होती है उनमें, किसी भी तरीके से हम कह नहीं सकते कि ये अपनी लाइफ को मैनेज कर सकते हैं। एंड नीड कॉन्स्टेंट केयर फॉर देयर एंटायर लाइफ, अपने पूरे जीवन में कॉन्स्टेंट केयर यानी कि बहुत देखभाल की इनको ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, केयर की ज़रूरत पड़ती है। AAMD जिसकी फुल फॉर्म मैंने बताई थी आपको, अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल रिटार्डेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन इज प्रेजेंटेड इन द टेबल बेलो। यही क्लासिफिकेशन जो अभी समझा है ये यहाँ पे दिया हुआ है जी, जिसकी मैंने बात की थी आपकी कि आपको मतलब ये नहीं पढ़ना है कि इतने 50 से 55 हो सकता है कि 70 से 75 हो सकता है, नहीं, एक लेवल जो है वो क्लियर देखिए यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि मिड लेवल जो होता है वो 50 से 70 के बीच में होता है, मॉडरेट लेवल जो होता है वो 35 to 49 होता है, सीवियर लेवल जो होता है वो 20 to 35 होता है और प्रोफाउंड लेवल जो होता है वो 20 से नीचे होता है। तो मैड लेवल की जब बात करते हैं तो हम इनको कहते हैं एजुकेबल। ये शब्द आप याद कर लीजिएगा कि जो माइल्ड लेवल होता है 50 से 70 के बीच में, इसको हम कह सकते हैं कि ये एजुकेबल है, इनको शिक्षा दी जा सकती है, ठीक है, एजुकेबल है और इनको शिक्षा दी जा सकती है। कैन वन फंक्शन इंडिपेंडेंटली एंड होल्ड्स जॉब्स एंड फैमिली, इंडिपेंडेंटली जॉब कर सकते हैं, ठीक है, और फंक्शन कर सकते हैं। मॉडरेट लेवल की अगर बात की जाए 35 to 49, इनके लिए जो शब्द यूज किया गया है यहाँ पे देखिए आप, ट्रेनेबल, यानी इनको ट्रेन किया जा सकता है फॉर सेल्फ केयर बट नॉट एजुकेबल। सेल्फ केयर के लिए इनको ट्रेन किया जा सकता है लेकिन ये एजुकेबल यानी कि इनको शिक्षा नहीं दी जा सकती क्योंकि उनका IQ लेवल 35 to 49 है, यानी कि बहुत ही कम है। सीवियर लेवल की बात की जाए तो 20 to 35 जब हम बात कर रहे हैं तो ये एक तरीके से हम कहे जाए कि इनको केवल केयर के आधार पे ही रखा जा सकता है। और अब तो वो शब्द यूज करना सही नहीं होगा, लेकिन डिसेबिलिटी में एक शब्द यूज किया जाता था कस्टोडियल, यानी कि कस्टोडियल का मतलब होता है कि उनको पूरी तरीके से कस्टडी में ही रखा जाता है। तो ये जो लेवल होते हैं आपके सीवियर और प्रोफाउंड, ये इनको पहले कस्टोडियल कहा जाता था, अब हम कहेंगे इनको कि एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है, ऐसे इन शब्दों से कह सकते हैं। तो सीवियर लेवल जो होता है आपका, जिसका IQ रेंज 20 to 34 होता है, तो इसको हम कहेंगे इनकेपेबल ऑफ मैनेजिंग लाइफ एंड नीड कॉन्स्टेंट केयर फॉर देयर एंटायर लाइफ्स, मे परफॉर्म सिंपल टास्क अंडर द सुपरविजन। सिंपल टास्क हो सकते हैं, उनको ये परफॉर्म कर सकते हैं सीवियर डिसेबिलिटी वाले बच्चे, लेकिन वो भी सुपरविजन में, किसी की निगरानी में, ठीक है। प्रोफाउंड लेवल जो है बेलो 20, जो 20 से नीचे है, रिक्वायर कॉन्स्टेंट एड एंड सुपरविजन, इनको लगातार सुपरविजन की ज़रूरत होती है और लगातार सहायता की ज़रूरत होती है। इनकेपेबल ऑफ मैनेजिंग लाइफ एंड नीड कॉन्स्टेंट केयर फॉर देयर एंटायर लाइफ्स, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से इनकेपेबल होते हैं, इनके बारे में डिटेल में अभी हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आए, जब हम टॉपिक इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं तो इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस की बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक चीज़ आपको बतानी थी कि यहाँ पर 70 तक हमने IQ रेंज डिसाइड कर ली थी, लेकिन 70 को हम जनरल नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये नहीं कहेंगे 70 से ऊपर वाले जो है वो बच्चे एक तरीके से जनरल IQ रेंज में आते हैं, नहीं, 70 से 90 के बीच में एक IQ रेंज होती है, ठीक है। 70 से 90 के बीच में जो IQ रेंज होती है उसको हम बोलते हैं बॉर्डर लाइन, यानी कि बॉर्डर लाइन पे मानी जाती है। और इनको बच्चों को एजुकेबल तो कहा ही जाता है, आप समझ सकते हैं कि जब माइल्ड लेवल को एजुकेबल कहा जाता है तो बॉर्डर लाइन को उनसे अच्छा ही कहा जाएगा, तो एजुकेबल भी कहा जा सकता है। और साथ ही साथ सोशल भी ये काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। लेकिन आपकी जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है ना, जैसे कि डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, ये ज़्यादातर इसी लेवल में देखने को मिलती हैं, बॉर्डर लाइन लेवल में, ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़। लेकिन लर्निंग डिसेबिलिटी के बाद भी कई बच्चे ऐसे होते हैं बॉर्डर लाइन वाले, 70 से 90 के बीच में IQ रेंज वाले, जो कि आपको देखने से नहीं लगेंगे कि ये बच्चे किसी भी प्रकार से डिसेबिलिटी से ग्रस्त हैं।
तो इनके बारे में पढ़ा भी हमने। 70 से 90 तक IQ लेवल पढ़ लिया। आप ये ध्यान रखिए कि हमने 0 से शुरू किया IQ लेवल को, यानी कि प्रोफाउंड से शुरू किया, और कहाँ तक पढ़ लिया हमने, 90 तक। 0 से 20 प्रोफाउंड, ठीक है। 20 से 35 सीवियर, 35 से 50 मॉडरेट, 50 से 70 माइल्ड, और 70 से 90 बॉर्डर लाइन, ठीक है। अब बॉर्डर लाइन से ऊपर अगर हम पढ़ेंगे तो 90 से जो ऊपर बच्चा होता है, ठीक है, 90 से जो ऊपर बच्चा होता है उसको हम कहते हैं कि ये अब आ गया जनरल कैटेगरी में। मतलब कि हम कह सकते हैं कि ये बच्चा किसी भी प्रकार से मेंटल रिटार्डेशन, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी से ग्रस्त अभी नहीं दिख रहा है, ठीक है। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि एक बच्चे में IQ लेवल ज़्यादा हो लेकिन कहीं ना कहीं किसी प्रकार की उसमें लर्निंग डिसेबिलिटी हो, उसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ें कि गिफ्टेडनेस किसे कहते हैं। इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस, ठीक है। इंटेलेक्चुअल गिफ्टेड इंडिविजुअल शो हायर परफॉर्मेंस बिकॉज ऑफ देयर आउटस्टैंडिंग पोटेंशियल। इनके पास जो क्षमताएं होती हैं वो आउटस्टैंडिंग होती हैं, तो इसको कहते हैं गिफ्टेडनेस, यानी कि इसको गिफ्ट में ही IQ मिला हुआ है। द स्टडी ऑफ गिफ्टेड इंडिविजुअल्स बिगेन इन 1925। 1925 में गिफ्टेडनेस की स्टडी शुरू हुई। व्हेन लुइस टर्मन फॉलोड the labs of about 1500 children with IQ of 130 and above to examine how intelligence was related to occupational success and life adjustments। तो 1925 में लुइस टर्मन ने जो है 1500 बच्चों पे अध्ययन किया और उन बच्चों का जो IQ रेंज था वो 130 से ऊपर था। तो उसने एग्जामिन किया कि ऑक्यूपेशनल सक्सेस एंड लाइफ एडजस्टमेंट में ये बच्चे कैसे हैं। Although the term talent and giftedness are often used interchangeably, they mean different things। जो टैलेंट और गिफ्टेडनेस दो अलग चीज हो सकती हैं, उसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। गिफ्टेडनेस इज एक्सेप्शनल जनरल एबिलिटी शोन इन सुपीरियर परफॉर्मेंस इन ए वाइड वैरायटी ऑफ एरियाज। टैलेंट इज ए नैरोअर टर्म एंड रिफर्स टू द रिमार्केबल एबिलिटी इन ए स्पेसिफिक फील्ड। अब जब बात गिफ्टेडनेस की आती है तो ये इंटरचेंजेबल होता है, दे मीन डिफरेंट थिंग्स। गिफ्टेडनेस इज एक्सेप्शनल जनरल एबिलिटी, यानी कि इसके पास बहुत अत्यधिक एक तरीके से एबिलिटी हो सकती हैं। सोन इन सुपीरियर परफॉर्मेंस इन वाइड वैरायटी ऑफ एरियाज, यानी कि एक से अधिक एरियाज, एक से अधिक क्षेत्रों में भी जो गिफ्टेड बच्चा होता है, जो क्रिएटिव बच्चा होता है, वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, ठीक है। तो गिफ्टेडनेस का मतलब है कि जो बच्चा एक से अधिक क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन कर जाए उसे हम गिफ्टेड बच्चा कह सकते हैं। लेकिन वहीं हम टैलेंटेड बच्चे की अगर बात करेंगे तो टैलेंट इज ए नैरोअर टर्म। नैरोअर टर्म हम गिफ्टेडनेस की अपेक्षा में बात कर रहे हैं, ठीक है। टैलेंट इज ए नैरोअर टर्म एंड रिफर्स टू द रिमार्केबल एबिलिटी इन ए स्पेसिफिक फील्ड। ये किसी स्पेसिफिक फील्ड में एक तरीके से एबिलिटी अगर किसी बच्चे में डेवलप हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि ये बच्चा इस फील्ड में टैलेंटेड है। एग्जाम्पल, स्पिरिचुअल फील्ड में किसी को बहुत अच्छी एबिलिटीज हो सकती हैं, सोशल फील्ड में हो सकती हैं, एस्थेटिक फील्ड में हो सकती है। स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक, सोशल, सामाजिक, एस्थेटिक। द हाईली talented are sometimes called prodigies। It has been suggested by psychologists that giftedness from the teacher's point of view depends on a combination of high ability, high creativity and high commitment। Gifted children show early signs of intellectual superiority।